कैसे हमारे देश की सुरक्षा करेगा, आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए आप कि पहले अपन जाते हैं और ये जैसे देखिए यहां से एक अटैक आता है, अटैक होती है, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो देश की तरफ आती है। नहीं, इसको ऐसे नहीं समझाती, इसको मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाती हूँ। ग्राफिक्स लगाइए भैया, दर्शकों के लिए ग्राफिक्स। हम वो 7D ग्राफिक्स है ना, ये आपके सामने ग्राफिक्स आ गए। इन ग्राफिक्स के इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये 3D ग्राफिक्स है, ठीक है। अब इससे समझिए BMD सिस्टम कैसे दुश्मन के हवाई हमले से हमारे देश की सुरक्षा करेगा। आपके सामने क्या क्या दिख रहा है? एक तो चीन दिख रहा है, BMD दिख रहा है और भारत दिख रहा है। ये 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। उत्तरी छोर दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल इस वाली साइड पर ये उत्तरी छोर है। मान लीजिए जम्मू कश्मीर में ये आपको तरंगे निकल रही है, तरंगे दिख रही है आपको, बिल्कुल ये मेरी उंगली के यहाँ निशान पर, ओके। मान लीजिए कश्मीर में हमारा BMD सिस्टम एक्टिव है और लगातार भारत के आसमान में खतरे की निगरानी कर रहा है, ठीक है। उसी वक्त भारत के पूर्व में साउथ चाइना से, ये देख रहे हो उत्तरी छोर, यहां से उत्तरी छोर से दुश्मन किसी जहाज से एक ICBM, ये देख रहे हैं ICBM आ रहा है, ये आया है यहां पर। ICBM क्या होता है? ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता है। अब ये जो ICBM है ना, ये जो यहां से आया है, ये बिल्कुल ऐसे आकर अटैक नहीं करेगा। ये क्या करता है? ये ऊपर की तरफ जाता है और फिर यू ऐसे शेप बनाता है और उसके बाद आसमान के नीचे आते हुए धरती के पास जाता है, यानी जो भी आप धरती का लोकेशन चुनो। तो इसका टारगेट मान लीजिए ये यहां से आया उत्तरी छोर से, ये ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ आया देश की राजधानी दिल्ली को टारगेट करने के लिए। खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन अगर हो, दुश्मन के इस मिसाइल के लॉन्च होते ही हमारा जो ये BMD है ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिव है, ये क्या करेगा? ये ट्रेस कर देगा, ठीक है। और अब यहां पर देखिए, आप ट्रेस कर दिया। अब ट्रेस करने के बाद ये जाएगा और उसे अटैक कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रही थी कि वो जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके लिए आपको बता रही थी, वो साउथ चाइना सी की तरफ से जो आया था उसे ICBM कहते हैं। तो ICBM क्या है? वो ICBM ऊपर की तरफ गया है ना। अब यहाँ पर जो हमारा BMD है, उस BMD ने ट्रेस किया और उसके बाद ऊपर की तरफ गया। अभी तो धरती की तरफ आया नहीं है ये ICBM, ऊपर की तरफ गया, वहीं पर उसे ट्रेस किया और खत्म कर दिया। खत्म मामला, वहां ऊपर ही वायुमंडल जो दिख रहा है आपको, ऊपर के ऊपर ही मामला खत्म कर दिया, छोड़ दिया ऊपर ही। लेकिन खुदा ना खास्ता चूक हो जाए, चलिए चूक हो जाए कि हमारा जो BMD है उसने एक मिसाइल लॉन्च की, ऊपर मामला फंस गया, नहीं मार पाए, तो कोई बात नहीं। जैसे ही वो नीचे आएगा वायुमंडल से होता हुआ हमारे इलाके में, जैसे ही आएगा एक और बैलिस्टिक मिसाइल हमारी छोड़ दी जाएगी और वो नीचे उसको तबाह कर देगा। तो ये हम करने में सक्षम हो गए। अब ये एक बार नहीं, मिस हुआ तो दूसरी बार में पकड़ लेंगे। ये देखिए ये कैसे फोड़ा, ये देखिए, ये ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया और धाम खत्म। ICBM मिसाइल के हमले का पैटर्न आपने देख लिया। पहले रॉकेट की तरह धरती के वायुमंडल से बाहर निकल जाती है और फिर वहां से धरती की तरफ वापस लौट कर आती है। तो टारगेट जो है बहुत तेज रफ्तार से गिरता है, लेकिन उसको वहीं पर इंटरसेप्ट करेंगे ऊपर ही और खत्म कर देंगे। वायुमंडल में घुसने से पहले ही मार देंगे। और मान लीजिए वायुमंडल में घुस गया, तब भी हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उसको चकमा देने के बावजूद धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही उड़ा देंगे। तो हुआ ना अभेद। मिशन सुदर्शन चक्र किसी एक एयर डिफेंस सिस्टम का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम है, सब मिलकर काम करते हैं। जैसे हम न्यूज की पाठशाला सब मिलकर चला रहे हैं, वैसे ऐसे सिस्टम को इंटीग्रेट एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। फिर बोलूं, ऐसे सिस्टम को हम इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। और भारत ने ऐसा सिस्टम बना लिया है। इस सिस्टम ने अपना दम ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी दिखाया था। यह सिस्टम अब और ज्यादा मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि भारत ने आरुद्रा नाम का एक ऐसा मीडियम पावर राडार टेस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका को भी पसीने आ गए। सच्ची बता रही हूं, ये कमाल का राडार सिस्टम है।
क्या नाम है इसका? आरुद्रा। डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। आरुद्रा एमपीआर है, यानी मीडियम पावर राडार है, बहुत ताकतवर है। अभी भारत ने एक ऐसा एआई सिमुलेशन तैयार किया है जिसमें आरुद्रा ने अमेरिकी F-35A जेट को ट्रेस कर लिया, और इसीलिए इसे बड़ी कामयाबी बताई जा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को स्टेल्थ बताता, मतलब छुप छुप के वो काम करने में बड़ा माहिर है। हमने उसको भी पकड़ लिया। एक और खास बात यह है कि आरुद्रा इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, और इसीलिए एक्सपर्ट्स इसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का नया आयाम मान रहे हैं। तो है ना मजेदार क्लास? स्वदेशी है ये, और स्वदेशी की तो बात, अपने मिट्टी की तो बात ही अलग है ना। अब पाठशाला में अगली क्लास का हम रुख कर रहे हैं। इस क्लास के लिए पता है आपको क्या चाहिए? मैं दर्शकों को बता, इस क्लास के लिए जिगर चाहिए। मैं जब ये पढ़ रही थी ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और ये जो अब मैं आपको कहानी बताने जा रही हूं, बताने वाले का भी जिगरा होना चाहिए और सुनने वाले का भी जिगरा होना चाहिए। तड़पा देने वाली कहानी है ये हिस्ट्री की क्लास है। ये जितने भी नए बच्चे जेनजी हैं और जितने भी पुराने नैरेटिव में फंसे हुए लोग हैं, उनको ये खबर देखनी बहुत ज़रूरी है। 36 साल बाद कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर मरहम लगा है, और मैं तो मरहम है भी नहीं, ये जख्म ताज़ा हुए, मरहम तो अब लगेंगे। सरला भट्ट के दर्द पर ये जो ब्रिगेड खामोश है ना, ह्यूमन राइट ब्रिगेड, बोल के लब आज़ाद है, इनकी सेलेक्टिव चुप्पी टूट नहीं रही है। यासीन मलिक को ये लोग शांति दूत कहा करते थे, और ये जो शांति दूत मानते हैं ना यासीन मलिक को, जब सरला की कहानी सुनेंगे ना पागल हो जाएंगे। न्याय की नजरों में ना तो कोई पीड़ित ऐसा है जिसे भुला दिया जाए, और ना ही कोई अपराधी ऐसा है जो कानून की पहुंच से बाहर हो। ये लाइनें मेरी नहीं है। इन्हीं लाइनों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने प्रेस नोट को खत्म किया, और 36 साल पुराने सरला भट्ट केस में इंसाफ की पहली सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत हुई। 36 साल एक फाइल धूल खाती रही, और अब जाकर इस केस में 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है। इसमें यासीन मलिक और उसके साथ 5 और लोगों के नाम आए हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप जानते हैं सरला भट्ट कौन है? सच बताना। नहीं? मेरा सवाल उन सभी 15, 16, 17, 18 साल के बच्चों से, हो सकता है हमारे सामने जो बुजुर्ग अभी बैठे हुए हैं, अदब से आपको प्रणाम और सलाम, आपको भी ना पता हो सरला भट्ट के बारे में। ये जो महिला है ना, जिसकी पुरानी धुंधली सी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक नर्स थी कश्मीर में। 36 साल पहले की कहानी है। एक पूरी पीढ़ी जवान हो जाती है 36 साल में, है ना? दुनिया बदल जाती है, तकनीक बदल जाती है, सरकारें बदल जाती है, आप जवान हो जाते हैं, घर ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, माँ को, पिता को, बाबूजी को घुमा लाते हैं। लेकिन इस परिवार की आंखों में 36 साल से इंसाफ का इंतजार ठहरा हुआ था। साल था 1990। कश्मीर घाटी, जब चिनार के पत्तों का रंग सुर्ख हो रहा था, लाल हो रहा था, लेकिन पतझड़ की वजह से नहीं था, बारूद और अपनों के खून की वजह से था। वो 90 का दशक था, और सरला भट्ट कोई बहुत वीआईपी, कोई बड़ी महिला नहीं थी, सरल सी सरला थी। श्रीनगर के शौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक नर्स थी। तारीख थी 15 अप्रैल 1990। सरला भट्ट को अस्पताल से गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया जाता है, और किडनैप करते हैं JKLF के खूंखार आतंकी, उठा ले जाते उसको। पूरे 4 दिन। 27 साल की थी तब, मासूम लड़की।
और उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं। उस मासूम लड़की के साथ रेप करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उसके शरीर को दांतों से काटते हैं। सिगरेट पीते हैं ना, सिगरेट से उसके बदन को जलाते हैं। कब तक बर्दाश्त करती? 19 अप्रैल को उसको गोलियों से छलनी कर दिया। फिर पता है क्या किया? सरला की लाश को श्रीनगर के लाल बाजार के पास फेंक दिया और सरला भट्ट की लाश के पास एक नोट चिपका दिया। उस पर पता है क्या लिखा था? सरला भट्ट पुलिस इंफॉर्मेंट, यानी पुलिस की खबरी। ये पुलिस इंफॉर्मेंट थी, इसीलिए उसे मार दिया गया। अब सच्चाई सामने आई है, एक लाइन की सच्चाई है। पता है क्या? सरला भट्ट कश्मीरी पंडित थी और आतंकी कश्मीरी हिंदुओं को किसी भी कीमत पर कश्मीर से भगाना चाहते थे। सुना है ना वो रलीफ गलीफ सलीफ, उसके नारे लगाकर इन आतंकियों ने घाटी को खून से रंग दिया। और अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत दर्दनाक कहानी है, ना, दर्द तो आपने अभी महसूस ही नहीं किया है। इस हत्या में जो आतंकी शामिल थे, पहले उनका नाम सुनिए आप। मोहम्मद यासीन मलिक, खुर्शीद अहमद चालकू, अब्दुल हमीद शेख, मोहम्मद यूसुफ सोफी और गुलाम मोहम्मद टपलू। मैं नहीं भूलूंगी इन नामों को। इन 5 आतंकियों में से 3 पहले ही एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। एक आतंकी फरार है और इस गुनाह का मास्टरमाइंड यासीन मलिक तिहाड़ जेल में बंद है। यह वही यासीन मलिक है जिस आतंकी को यूपीए सरकार के दौर में शांति का मसीहा बनाकर पेश करने की घिनौनी कोशिश की गई। कश्मीर का कत्लेआम करने वाला यह आतंकी दिल्ली के सत्ता के गलियारों में वीआईपी ट्रीटमेंट पा रहा था। यह सरला का हत्यारा। यह तस्वीर कौन भूल सकता है? ये 2006 में जब यह आतंकी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पीएम आवास पर मुलाकात करने पहुंचा था, सरकार को कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए राय दे रहा था। ये जिस यासीन मलिक के हाथों पर कश्मीरी हिंदुओं और वायुसेना के ऑफिसर्स का खून लगा था, वो प्रधानमंत्री को सिग्नेचर कैंपेन की सीडी गिफ्ट कर रहा था। शेम। कश्मीरी पंडित तंबू में रहने को मजबूर थे, दाने दाने को तरस रहे थे। उनके हत्यारों को दिल्ली में 5 स्टार मेहमान नवाजी मिल रही थी। तब अलगाववादियों को पुचकारना, उन्हें कश्मीरी आवाम का नुमाइंदा बताना, क्या यह देश के साथ और कश्मीर की उन पीड़ित बेटियों के साथ, मुझे आप बताइए, विश्वासघात नहीं था क्या? और यह यासीन मलिक, ये खुद हलफनामे में दाखिल करता है दावा कि जब 2006 में वो आतंकी हाफिज सईद से मिलकर लौटा ना, तो उस समय पीएम मनमोहन सिंह ने, ये हलफनामे में इसने लिखा है, मैं नहीं कह रही हूं, तब पीएम मनमोहन सिंह ने उसे थैंक यू कहा था और कश्मीर में अहिंसक आंदोलन का जनक बताया था इस आदमी को। आज इसी आतंकी के गुनाहों का एक एक करके हिसाब हो रहा है। सरला भट्ट, गिरिजा टिक्कू, ऐसे कई परिवार हैं, न जाने कितने, जिनकी आंखों में अभी भी उम्मीद की रोशनी है और जगी हुई है। देर हुई है, बहुत देर हुई है, लेकिन उन्हें इंसाफ मिलेगा, हम तो यही उम्मीद करते हैं। अब वापस सरला पर आती हूं मैं। सिद्धार्थ गिगू और वरदा शर्मा की किताब है। इस किताब का अंश पढ़ूंगी तो आपको पता पड़ेगा कि सरला के साथ क्या हुआ। मैं आपको कह रही थी ना कि दर्द का तो अभी आपको आभास भी नहीं हुआ है। उस किताब का नाम है अ लॉन्ग ड्रीम ऑफ होम। उस किताब में उन्होंने लिखा है, सरला भट्ट की जब हत्या हो गई तो उनके पड़ोसी इंदु भूषण जुत्सी बताते हैं कि जब पूरे परिवार को सरला की मौत की खबर मिली, तब अनंतनाग में कर्फ्यू लगा हुआ था।
सरला की मौत के बाद क्या हुआ, पहले तो आसपास के उनके मुस्लिम पड़ोसी जो थे वो तड़प गए, तो जमा हुए, लेकिन धीरे धीरे करके वो वहां से चले गए। और सरला भट्ट के पिता, उनका नाम है शंभूनाथ, शंभूनाथ और उनके परिवार वाले अकेले रह गए। उनके अगल बगल अब कोई नहीं था, कोई पड़ोसी, कोई नहीं। ये सिग्नल था कि अगर इस कश्मीरी हिंदू परिवार पर अटैक होता है तो कोई मदद के लिए आगे नहीं आएगा, वरना उसका हश्र भी ऐसा ही होगा। फिर रात के 10 बज जाते हैं इंतजार करते करते। सरला की लाश परिवार को सौंप दी जाती है। उस लाश को देखकर एक बाप ने क्या सोचा होगा, जब सिगरेट से जला हुआ शरीर दिखा होगा, खून से लथपथ शरीर दिखा होगा, एक बाप को अपनी जवान बेटी का हर अंग में गोली, तो क्या बीती होगी उस बाप पर, उस परिवार पर। और मैं आपसे कहूं कि ये तो है कि आप मातम मना रहे हैं, आप उस बच्ची की लाश को देख रहे हैं, लेकिन अभी और आपके ऊपर पहाड़ का दुख टूटेगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इस बच्ची को कहां पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए। कैसे करूं मैं इस बच्ची का अंतिम संस्कार? अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां नहीं थी। आतंकियों ने पड़ोसियों को ऐसा डरा दिया कि अगर कोई इस घर की मदद करेगा, परिवार की मदद करेगा, तो उसका अंजाम खराब होगा। आतंक का खौफ इतना कि एक तिली तक नसीब नहीं होने को मुस्लिम बहुल इलाका। उस रात सरला के परिवार की मदद किसी ने नहीं की। हाँ, दूसरे मोहल्ले के रहने वाले एक पंडित परिवार ने लकड़ियां भेजी अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन पंडित आए नहीं। कोई पंडित नहीं मिला, फूल नहीं मिले, धूप बत्ती नहीं मिली। मोहल्ले के बाहर निकलना नामुमकिन था, आप जा ही नहीं सकते थे मोहल्ले के बाहर। पता है अंतिम संस्कार कहां हुआ सरला का? एक छोटे से नाले के बगल में, नाला होता है ना, उसके बगल में। अभी भी आपने दर्द महसूस नहीं किया है, अभी रुकिए। सरला के पार्थिव शरीर को जब वो पिता लेकर जा रहा था तो युवकों ने रास्ता रोका, किसी तरह हाथ जोड़े, पैर पकड़े, आंसू बहाए, गिड़गिड़ाए, तब जाकर कहा जाओ दे दो इसको अंतिम विदाई। और फिर अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां लेकर आते हैं ना, आप चुनते हैं, राख जिसे कहते हैं। तो परिवार जब अस्थियां लेने के लिए गया ना, जहां सरला को अंतिम विदाई दी गई थी, तो अस्थि कलश को लात मार दी गई। उसकी पूरी मिट्टी को इधर उधर और उसमें खेलने लगे, बिखेर दिया जमीन पर। और वो दिन सरला के भाई को आज भी याद है, आप सुन लीजिए। आप अस्थियां लेने भी गए थे कश्मीर? अस्थियां लेने गए थे हम, मैं और उस लड़की का फुफड़, 2 ही बंदे थे हम। वहाँ पे कम से कम 150-200 बंदे बैठे थे। ये मुस्लिम, वो मिलिटेंट थे, कौन थे क्या थे, तो हमारे साथ लड़ने लगे, गाली गलौज करने लगे हमारे साथ। फिर हमने कहा कि हमने थोड़ी सी राख उठानी है, हालांकि हम एक मटका लेके गए थे वहाँ पर, वो मटके में वो राख ले आएंगे हम। इतना गुस्सा हुए, वो उठे और अपने जूतों से फैला दिया वो पूरे में सारा वो उनके वो ऐश। फिर वो फैरन का अंदर से वो पोस होता है, उसमें से एक मुट्ठी उठाई और उसमें डाल दी और चले गए हम। तो जिस दिन सरला का अंतिम संस्कार किया गया, उसके अगले ही दिन यानी 21 अप्रैल 1990 को सरला के घर पर ग्रेनेड से हमला हुआ। परिवार डरा हुआ था और रातों रात उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया, जम्मू चले गए। 1979 में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले शुरू हुए। जनवरी 1990 लाखों की तादाद में कश्मीरी हिंदू घाटी छोड़कर भाग गए, मजबूर हुए। अप्रैल 1990 में हिजबुल मुजाहिदीन ने 24 घंटे के अंदर कश्मीरी हिंदुओं को घाटी छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। उसके बाद 62,000 कश्मीरी हिंदू परिवारों को अपना घर, अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, अपनी घाटी
सब छोड़कर जाना पड़ा। 219 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हो गई। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, वक्त हर घाव को भर देता है, लेकिन कुछ जख्म कभी नहीं भरते। और उन्हें याद करना और हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है, ताकि फिर कोई सरला भट्ट या गिरिजा टिक्कू ना बने। सरला भट्ट के लिए इंसाफ की आवाज को 36 सालों तक क्यों दबा कर रखा गया, इसका एक लाइन का जवाब मेरे पास है। तुष्टीकरण का शोर इतना ऊंचा था कि इंसाफ की पुकार उसके नीचे कहीं दबकर रह गई। बस